आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है द वर्क डन इन टर्निंग ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम बाई एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द मेरिडियन is n times the corresponding work done to turn it through an angle of 60 degree. The value of n is given by। तो कह रहा है कि एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है जब वो मेरिडियन से 90 डिग्री एंगल पर है, तो जब ये 60 डिग्री के एंगल पर है तो उसका n टाइम्स है वर्क डन जब ये 90 डिग्री एंगल पर है मैग्नेटिक मेरिडियन के। तो कह रहा है n की वैल्यू हमको बताना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 60 डिग्री एंगल पर है कोई मैग्नेट तो उसका n टाइम्स वर्क डन है 90 डिग्री एंगल पर है जब कोई मैग्नेट, तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो रही है। तो n जो टाइम्स है इस n की वैल्यू हमको बताना है। कुल मिला के 60 डिग्री और 90 डिग्री के हिसाब से वर्क डन हमको बताना है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट m है मैग्नेट का तब तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए दिया है एंगल ऑफ मैग्नेट थीटा बराबर 90 डिग्री है और 60 डिग्री है। अब वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट थ्रू 90 डिग्री, जब ये 90 डिग्री पर है तब वर्क डन क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि मैग्नेट और जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है उसको जब हम पैरेलल रखते हैं यानी दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल होता है, उस हिसाब से हम तुलना करके वर्क डन निकालते हैं। तो देखिए W1 इक्वल टू MB काश थीटा 1 माइनस काश थीटा 2। तो जब पैरेलल रहा होगा तो एंगल 0 डिग्री है तो 0 रख दिया, और जब 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री रख दिया। तो यह आ गया MB काश 0 का मान 0 काश 90 का मान काश 0 का मान 1 काश 90 का मान 0। तो यह आ गया MB। अब जब 60 डिग्री के एंगल पर है तो W2 इक्वल टू MB। अब फिर समांतर से हम लोग तुलना करेंगे। तो जब पैरेलल होंगे तो एंगल 0 डिग्री होगा, माइनस जब 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री। तो आ गया MB 1 माइनस cos 60 की वैल्यू हाफ, तो आ गया MB/2। तो देयरफॉर W1 बराबर कितना हो जाएगा 2W2। W1 में MB है, W2 में MB/2 है, यानी W1 दो गुना है W2 से, तो इसलिए W1 बराबर 2W2। W1 दो गुना है तो अगर हमें बराबर लिखना है तो W2 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर n क्या आ गया 2। तो 16 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। तो अभी तक हम लोग बार मैग्नेट से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनके बारे में स्टडी की। अब आ जाता है अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म से संबंधित जो क्वेश्चन है हम उनकी स्टडी करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है एट ए पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द एंगल ऑफ डिप डेल्टा इक्वल टू +25 डिग्री। तो अवनमन कोण दिया है 25 डिग्री। कह रहा है एट ए पॉइंट बी ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज डेल्टा इक्वल टू -25 डिग्री। तो वी कैन इंटरप्रेट दैट। तो दो जगह की बात हो रही है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी। ए पॉइंट पर डिप एंगल +25 है और बी पॉइंट पर डिप एंगल -25 डिग्री। अब दोनों की हमें तुलना करना है और तुलना करके आंसर बताना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पृथ्वी के दो घटक पोल होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है तो एक पोल ये है एक पोल ये है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है।
तो नॉर्थ पोल पर पॉजिटिव होता है डीप एंगल और साउथ पोल पर हमारा निगेटिव होता है डीप एंगल। तो जाहिर सी बात है कि जो ए वाला पॉइंट है वो नॉर्थ पोल में होगा और जो बी पॉइंट है वो साउथ पोल में होगा। तो देखिए 17 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है एट ए पॉइंट ए द एंगल ऑफ डिप इज पॉजिटिव एंड द अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो डिप एंगल चूँकि पॉजिटिव है और ए पॉइंट पर पॉजिटिव डिप एंगल दिया जा रहा है तो इसलिए ये हमारा उत्तरी गोलार्ध होगा। गोलार्ध का मतलब गोला पूरा है पृथ्वी, उसका आधा भाग। शो पॉइंट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बी इज लोकेटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा जो बी पॉइंट है वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा और ए पॉइंट जो है वो उत्तरी गोलार्ध में होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के लिए हमारा जो डिप एंगल है वो हमारा पॉजिटिव होता है और दक्षिणी गोलार्ध के लिए डिप एंगल हमारा निगेटिव होता है। लेकिन ये डिप एंगल की चर्चा आपकी नई एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं की गई, अब आगे आएगा तो हम लोग करेंगे। तो डी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है इफ θ1 एंड θ2 बी द apparent angle of dip observed in two vertical plane at right angle to each other, then the true angle of dip theta is given by। तो देखिए डिप एंगल की चर्चा नहीं है, हम बार बार बता रहे हैं। ना एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ना एंगल ऑफ डिप, इन सब की चर्चा नई एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं है, आगे होगी तो देखेंगे। तो अभी तक तो यही हम माने कि एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं आएगा आपके नीट में। अगर आगे आएगा तो फिर हम बताएंगे कि आएगा कि नहीं, अगर है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो कह रहा है कि दो कोण हैं θ1 और θ2 बी द अपरेंट एंगल ऑफ डिप, ये आभासी हैं, अपरेंट का मतलब आभासी, दो डिप एंगल हैं। ऑब्जर्व इन टू वर्टिकल प्लेन, इनको दो ऊर्ध्वाधर प्लेन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर, और ये दोनों प्लेन जो है वर्टिकल ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री पर। देन द ट्रू एंगल ऑफ डिप थीटा इज गिवन बाई, तो हमें सही डिप एंगल या अवनमन कोण बताना। एंगल ऑफ डिप बताना, नति कोण। तो इसको देखते हैं, नति या नमन कोण, और नमन कोण अलग हो गया, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है वो। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम फिगर पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि ये जो दो प्लेन हैं हमारे एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर, तो इसीलिए ये दो प्लेन बना लिए और इन दोनों प्लेनों को हमने 90 डिग्री बना लिया, 90 डिग्री का एंगल है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है हमारी। तो अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये पूरा कोण 90 डिग्री है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर ये एंगल थीटा मान लिया जाए, मैग्नेटिक मेरिडियन और इस प्लेन से, प्लेन 1 से, तो ये थीटा होगा। तो पास में का सामने साइन हमने बताया था, तो ये पास वाला BH cos थीटा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन हमने BH मानी, और ये वाला हमारा BH sin थीटा हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखें, कह रहा है लेट BH एंड BB बी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B। तो यहाँ पर जो ये BH है और BB है, इसको माना गया है कि ये हमारी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, इस बात को हमें ध्यान देना। ये देखिए जो फिगर बनाया गया ये अलग बात है, लेकिन जो यहाँ बताया जा रहा है ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा।
तो अब अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हैं दोनों, तो tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो अगर कोई कोण है, मान लीजिए इस तरह से, और ये हमारा BH है और ये हमारा BB है, मतलब ये क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है, यानी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको इस तरह से मिला दिया जाए तो ये जो कोण है, तो इस कोण को अगर हम ध्यान दें तो कोण से लगी हुई भुजा आधार होती है और ये सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यही भुजा BB होगी, चाहे ये भुजा कहे चाहे ये, क्योंकि जो ये है वही ये है। तो tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, लंब क्या है BB अपान आधार क्या है BH। तो इसलिए tan थीटा बराबर BB अपान BH लिखा गया। अब tan थीटा का उल्टा काट थीटा होता है, जैसे sin थीटा का उल्टा कास थीटा। तो tan थीटा का उल्टा काट थीटा, तो tan थीटा बराबर BB अपान BH है, तो काट थीटा बराबर BH अपान BB, इसी का उल्टा हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है सपोज प्लेन 1 and 2 आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन एंड रेस्पेक्टिवली मेक एंगल ऑफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब कह रहा है कि जो प्लेन 1 और 2 है, इनको हम मान लेते हैं कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उससे थीटा और 90 माइनस थीटा का कोण बनाते हैं। तो कह रहा है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स सेम इन द टू प्लेन but the effective horizontal component in the plane will be B1 is equal to BH cos theta and B2 is equal to BH sin theta। तो कह रहा है कि जो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट है वो रिमेन्स सेम रहेगा, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम लोग बदलाव कर सकते हैं, इस बात को समझना है। तो देखिए, जैसे हम लोग कोई पत्थर फेंकते थे पृथ्वी से, प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जब पत्थर को ऐसे फेंका जाता है तो इस तरह से गिरता है। तो इसका मतलब इसमें दो गतियां हो गई, एक तो ये आगे बढ़ रहा है, दूसरा ऊपर भी जा रहा है। दो प्रकार की गतियां इस पत्थर में। तो जो ये आगे जाने वाली गति है, इसमें क्या होता है कि कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे जाने वाली में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल ऊपर जाने वाली, जब पत्थर ऊपर जाता है तो इसकी स्पीड धीरे धीरे घटती है और इसके बाद जैसे नीचे आता है तो जितना घट रही थी उसी ओरिज में फिर बढ़ती है, और जितनी गति से पृथ्वी से गया था उतनी ही गति से पृथ्वी पर टकराता है, यह स्थिति होती है। लेकिन ये क्षैतिज गति जो है ये नहीं बदलती, ऊर्ध्वाधर गति यानी वर्टिकल कंपोनेंट बदलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम इन द टू प्लेन। लेकिन इन दोनों प्लेन में जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, वो नहीं बदलेगा, उल्टा है, ध्यान दीजिएगा। इन द टू प्लेन बट द इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द प्लेन विल बी। अब इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है उसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो B1 हमारा BH cos थीटा है और B2 हमारा BH sin थीटा है। अब आप ये कहेंगे कि ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसको इस तरह समझिए कि अगर हम ये एंगल लेते तो हमारे लिए ये हॉरिजॉन्टल हो जाता, ये एंगल, तो ये पास में कास सामने साइन होता, तब ये होता BH cos 90 माइनस थीटा। तो BH cos 90 माइनस थीटा होता, तो इसी को फिर हमको लिखना पड़ता BH sin थीटा। BH cos 90 माइनस थीटा या BH sin थीटा एक ही बात है, इस तरह हमको लिखना पड़ता।
तो इसीलिए कह रहा है B1 बराबर BH cos थीटा एंड B2 बराबर BH sin थीटा। अब ध्यान देना है द एंगल ऑफ डिप थीटा 1 थीटा 2 इन द टू प्लेन आर गिवन बाय। तो अब जो डिप एंगल है हमको दिया गया है दो प्लेन में, उसकी बात करें तो tan थीटा 1 बराबर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए tan थीटा 1 बराबर BV अपान B1। तो B1 हम मान लेते हैं कि प्लेन 1 के लिए है, तो यही B1 हमारा BH cos थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा को अगर cot थीटा के टर्म में लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो cot थीटा 1 बराबर BH cos थीटा अपान BV हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लेन 2 के लिए जब लिखेंगे तो cot थीटा 2, तो प्लेन 2 के लिए ये हमारा BV BH sin थीटा है, तो इसको इस तरह लिखेंगे BH sin थीटा अपान BV cot थीटा 2। यहाँ पर देखिए tan नहीं लिखा, नहीं तो BV अपान BH sin थीटा होता, डायरेक्ट cot के फॉर्म में लिख दिया, यानी उल्टा कर दिया। तो cot थीटा 2 बराबर BH sin थीटा अपान BV हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 से, जब इक्वेशन 2 और 3 से, तो cot थीटा 1 था तो cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो cot स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू, अब दोनों का स्क्वायर होगा तो BH स्क्वायर B स्क्वायर H अपान B स्क्वायर B, या BH स्क्वायर अपान BV स्क्वायर। अब ब्रैकेट में इन दोनों का cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो आ जाएगा B स्क्वायर H अपान B स्क्वायर B, या BH स्क्वायर अपान BV स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। इक्वेशन फर्स्ट देखें तो BH स्क्वायर अपान BV स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए cot थीटा बराबर BH अपान BV, तो अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा 18 का डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को हम एक तरह से और कर सकते हैं कि जैसे tan थीटा इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपान हॉरिजॉन्टल, जैसा हमने आपको बताया, तो इक्वेशन 1 बन गई। तो अब दो प्लेन है हमारे पास, तो पहले प्लेन के लिए tan थीटा 1 होगा तो V अपान H1 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कांस्टेंट। tan थीटा 2 इक्वल टू V अपान H2 हो जाएगा दूसरे प्लेन के लिए। तो ये 3 इक्वेशन हमारे पास बन गए, 1, 2 और 3। अब H1 और H2 जो है ये परपेंडिकुलर है ईच अदर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री पे कोण पे है। तो हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे, तो H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर हो जाएगा। अब H1 हमारा V अपान tan थीटा 1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। H2 हमारा V अपान tan थीटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और H हमारा V अपान tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये V से V कट जाएंगे सब, तो 1 अपान tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1 अपान tan थीटा 2 का स्क्वायर बराबर 1 अपान tan थीटा का स्क्वायर। तो अब इनको पलटेंगे जब, तो 1 अपान tan थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, तो पलट देंगे तो 1 अपान tan थीटा 1 का स्क्वायर हो जाएगा cot थीटा 1 का स्क्वायर, प्लस 1 अपान tan थीटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा cot थीटा 2 का स्क्वायर, और 1 अपान tan थीटा हो जाएगा cot थीटा का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा डी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा, ये डी वाला। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आ जाता है 19 नंबर क्वेश्चन
तो 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपास निडल विच इज अलाउड टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टेकन टू ए जियोमैग्नेटिक पोल। कह रहा है एक कंपास निडल है जिसको अलाउ कर दिया गया है घूमने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और वो एक जियोमैग्नेटिक पोल को ग्रहण करती है। हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टेकन टू ए जियोमैग्नेटिक पोल। तो कह रहा है इट। अब 4 विकल्प दिए हैं कि ये पोजीशन इसकी क्या होगी। तो देखिए, जो जियोमैग्नेटिक पोल की बात कर रहा है, तो जियोमैग्नेटिक पोल का मतलब होता है जहां मैग्नेटिक फील्ड ना हो। तो जाहिर सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो किसी भी पोजीशन पर हमारी कंपास नीडल रुकेगी। वैसे जब मैग्नेटिक पोल होते हैं तो नॉर्थ साउथ रुकती है, लेकिन यहाँ पर जियोमैग्नेटिक पोल की बात कर दी है, यानी जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जियो का मतलब पृथ्वी और मैग्नेट का मतलब पृथ्वी और मैग्नेट दोनों का मिला जुला रूप। तो जियोमैग्नेटिक पोल में जहाँ वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो कंपास नीडल कहीं भी रुक सकती है। तो विल स्टे इन एनी पोजीशन, तो किसी भी पोजीशन पर ये रुक जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में कह रहा है कि ये कंपास नीडल विच इज अलाउड टू मूव इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टेकन टू ए जियोमैग्नेटिक पोल। तो एक कंपास नीडल है जो कि क्षैतिज तल पर घूमने के लिए स्वतंत्र है, जियोमैग्नेटिक पोल ग्रहण करती है। इट विल स्टे इन एनी पोजीशन, ये किसी भी अवस्था में रुक सकती है। as the horizontal component of earth magnetic field becomes zero at the geomagnetic pole। क्योंकि जो जियोमैग्नेटिक पोल है वहाँ पर पृथ्वी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्षैतिज घटक है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, वो 0 होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम कंपास नीडल को रखते हैं तो क्षैतिज ही ऐसे ऐसे घूमती है पृथ्वी पर। अब क्षैतिज घटक जब 0 है, जियोमैग्नेटिक पोल का मतलब है कि वहाँ क्षैतिज घटक 0 होगा, ना कि पूरी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। ऊर्ध्वाधर घटक होगा, क्षैतिज वाला 0 होगा। तो इसलिए सुई किसी भी पोजीशन पर वहाँ रुक सकती है। अब यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर। तब इस चैप्टर में हमने टेंजेंट गैल्वेनोमीटर नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आ गया है तो बता दे रहे हैं कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर करंट को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो बी विकल्प हमारा करेक्ट है। लेकिन आप नीट का जो सिलेबस आया है उसमें आप रख करके देखते जाइए कि क्या कोर्स में नहीं है, उसको नहीं पढ़ना। अब हमारी मजबूरी है सब चीज़ों को बताना, क्योंकि आज आपका कोर्स दूसरा है, अगले साल दूसरा बदल जाएगा। तो अभी ये जो वीडियो है पूरे कोर्स के लिए बनाए जा रहे हैं, हो सकता है फिर एनसीईआरटी में परिवर्तन हो। तो जो आपके कोर्स में है उतना छांट के आपको पढ़ना है, नहीं तो आगे बढ़ जाना। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हमारा करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के लिए I = K tan थीटा है। तो ये tan थीटा की वजह से ही इसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बोला जाता है। तो 20 का बी विकल्प करेक्ट है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हमारा करंट को मापेगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 आता है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी के अंतर्गत, तो इसको भी देखते हैं। कह रहा है एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पीयर पर मीटर। तो एक आयरन की छड़ है, लोहे की छड़ है, उसकी ससेप्टिबिलिटी 599 है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसकी कितनी है, 1200 एम्पीयर पर मीटर है। तो कह रहा है द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज, तो रॉड के मटेरियल की परमेबिलिटी यानी पारगम्यता क्या होगी, μ0 दिया है 4.10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। तो परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल हमको बताना है उस रॉड का। ससेप्टिबिलिटी दे दिया है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो 1200 एम्पीयर पर मीटर दे दिया है,
म्यू जीरो की वैल्यू दे दी है। तो यहाँ पर देखिए एक्स एम इक्वल टू हमारी हो गई 599 मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल म्यू आर इक्वल टू होता है एक्स एम नहीं, ये काई एम है, इसको काई लिखना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए इस तरह, ये काई होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो काई एम इक्वल टू 599 दिया है। अब रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल म्यू आर इक्वल टू होता है 1 प्लस काई एम। आपके कोर्स में है तो पढ़ें, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब म्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस काई एम की वैल्यू दी है 599, तो हो गया 600। अब म्यू इक्वल टू होता है म्यू आर इंटू म्यू जीरो। अब हमको म्यू आर दिया है, रिलेटिव परमेबिलिटी ये निकाल लिया हमने 600। म्यू जीरो की वैल्यू क्वेश्चन में दिया 4.10⁻⁷। तो ये परमेबिलिटी निकल आई उस मटेरियल की 24 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये एक म्यू की वैल्यू आ गई और 21 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब आ जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।